हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 55। और आज हम लोग देखेंगे BST जिसका नाम है प्लानिंग चैप्टर 6। हमने पिछले कवर किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में आएगा डेफिनेशन, फीचर, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंट प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान। इससे ऊपर तुम्हारे कोई भी टॉपिक्स कोई भी चैप्टर में नहीं दिए गए हैं और किसी भी बुक्स में नहीं दिए गए हैं, तो तुम सिर्फ इस टॉपिक्स को पढ़ोगे और हम जो तुम्हें डेफिनेशन देंगे और जो तुम्हें इसके और इसके बीच में अल्टरनेटिव निकालने यानी कि डिफरेंस बिटवीन निकालने के लिए कहेंगे, उसके अलावा तुम्हारे चैप्टर को छोड़कर और भी कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले देखेंगे हम क्या, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन। प्लानिंग किसे कहते हैं? तो प्लानिंग किसे कहते हैं तुम खुद सोचो। प्लानिंग का नाम ही होता है कि किसी भी चीज को प्लान करना और उसके मुताबिक चलना। चलो फॉर एग्जांपल समझते हैं कि हम हैं मानो राज का गोल है 98.5% बोर्ड में लाना, 12th के बोर्ड में लाना। 98.5% लाना है 12th के बोर्ड में, तो ये हो जाएगा राज का गोल। अब इसके लिए हम जो प्लान करेंगे जिससे हम इस गोल को अचीव कर ले, ये हमारा होता है प्लानिंग। सीधी सी बात है, प्लानिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करती है। हम किस तरह से कैसे काम करेंगे, कौन काम करेगा और कैसे काम करेगा और कौन से रिसोर्स को लेगा, इसके लिए चलो देखते हैं कैसे प्लान होता है। मान लो इसका गोल है 98.5% लाना, तो पहले ये कहेगा कि हमें क्या करना है। तो हमें बुक्स पढ़नी है। कौन कौन से बुक्स? अकाउंट्स, BST, इको, हिंदी, इंग्लिश, ये हमारे बुक्स पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये कहेगा कि इसके बाद क्या करें। हमें तो पता है कि सब्जेक्ट पढ़नी है, लेकिन अब उस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये देखना कि चैप्टर कौन कौन से हैं हर बुक्स के अंदर। चलो मानते हैं बुक्स को देख लिया, बुक्स कौन कौन से? अकाउंट्स है, BST, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश है। चलो अब देखते हैं कि अकाउंट्स के कितने चैप्टर, BST के कितने चैप्टर, इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर, हिंदी के कितने चैप्टर और इंग्लिश के कितने चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का 12 चैप्टर, BST का 11 चैप्टर, इकोनॉमिक का दोनों मिलाकर माइक्रो एंड मैक्रो मिलाकर 14 चैप्टर, हिंदी का 18 चैप्टर और इंग्लिश का मान लो 15 चैप्टर। तो पहला स्टेप हो जाएगा क्या मेरा कि हमें क्या करना है। दूसरा स्टेप हो जाएगा हम कैसे करेंगे। तो हम इस बुक में से जो चैप्टर हुए हैं उसको डिवाइड करेंगे कि हम कौन से बुक्स में से कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया दूसरा, जिसमें पहले तो हमने गोल सेट कर लिया, इसके बाद ऑब्जर्वेशन किए कि हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। अब ढूंढना है अल्टरनेटिव कि कौन कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। चलो मानते हैं इस सब्जेक्ट में 12 सब्जेक्ट है, तो ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट होंगे, BST में 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इको में 12 सब्जेक्ट, हिंदी में 7 और इंग्लिश में मानो 5 सब्जेक्ट। तो तीसरा स्टेप हो जाएगा हम ऑब्जर्वेशन किए कि इस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे। अकाउंट्स में 6, BST में 6, इकोनॉमिक्स में 6, हिंदी में 6 और इंग्लिश में 7। देखो प्लानिंग का एक गोल होता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमें कैसे प्लान करना है। तो हमने प्लान कैसे कर रहा है, पहले बुक देखा कि कौन कौन से बुक पढ़ने हैं इसको अचीव करने के लिए, हम कौन से स्ट्रीम्स हैं और इसको कैसे करेंगे। फिर दूसरा, इस बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर हर अकाउंट्स के बुक में, हर सब्जेक्ट के बुक में कितने चैप्टर है, हमने ये देखा। फिर उस चैप्टर्स में मतलब कि जो हमने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट
सब चैप्टर कौन सा है ये किया, यानी कि पहले हमने देखा तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन किया, फिर हमने प्लान किया, फिर हमने अल्टरनेटिव खोजा। इसके बाद हम कहेंगे कि बुक तो देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, हमें कितना घंटा पढ़ना है वो ना पहले कैसे करेंगे, दूसरा कैसे होगा, तीसरा कितने घंटे यानी कैसे होगा, तो हर चैप्टर में 12 सब्जेक्ट, हर चैप्टर के सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट सबसे मेन है। तो इसमें आ जाएंगे मेरे, मान लो हमने दिन के 6 घंटा पढ़ने के लिए दिया, 6 घंटा पढ़ने के लिए दिया इस सारे चैप्टर को, इस सारे बुक्स। इसके बाद 5वां स्टेप हो जाएगा मेरा क्या, कि कौन करेगा, तो ये करेगा ना, इसी का गोल है ना, ये करेगा, इसने किया। अब छठा आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये जितनी भी चीजें हुए इसको याद होना चाहिए, तो याद हो गया तो अब जाके ये एग्जाम देगा, मानो एग्जाम दिया, छठा हो जाएगा एग्जाम, और 7वां आ जाएगा अब देखेगा एग्जाम के बाद कि क्या मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस सही था या फिर नहीं था, या फिर मैं पूरा साल का बेस्ट हो जाएगा। तो अब देखेगा परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें टोटल 7 होते हैं, लेकिन जो पहले होगा, पहले बुक्स, दूसरा अकाउंट्स, तीसरा अकाउंट्स, चौथा 6 घंटे, 5 आज राज ने किया, फिर छठा जगह एग्जाम दिया, और फिर उसके बाद देखा कि एग्जाम में मेरा रिजल्ट कितना है। तो ये तुम्हारे प्लानिंग का प्रोसेस होता है, और प्लान ऐसे ही किया जाता है। प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उसके अल्टरनेटिव को एडजस्टमेंट करना कि हमें क्या क्या करना है, फिर तीसरा जगह कंपेयर करना कि हमें कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपोर्टेंस देने हैं और किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंपोर्टेंस देने हैं, फिर आता है कितना घंटे पढ़ेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी बनाएंगे। जो अगर एक फेल हो गया तो दूसरा अप्लाई कर देगा, अगर दूसरा फेल हुआ तो तीसरा अप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको भी किया, फिर किया कि कैसे करना है, कौन करेगा, ये भी हो गया, फिर अप्लाई किए, प्लानिंग को अप्लाई किए, तो अप्लाई करने गए थे एग्जामिनेशन, और फिर हमने देखा कि क्या मेरा प्लानिंग सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ये समझाया कि प्लानिंग कैसे काम करता है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इतना हमने समझ लिया होगा। अब समझो कि फीचर्स क्या होता है प्लानिंग का, प्लानिंग करते ही क्यों है, देखो प्लानिंग करने का बहुत सारे चीजें होते हैं। पहला आएगा, इसको मिटा दो, क्या समझते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहले आएगा इसका फीचर, मानो ये प्रोग्रेसिव होते हैं, दूसरा ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, तीसरा क्या होते हैं ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, चौथा इंटेलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर और इंटेलेक्चुअल। एक और होते हैं क्या, एक और होते हैं जिसका हो जाएगा फ्यूचर प्रेडिक्शन। चलो इतना ही तुम समझो, ज्यादा तो जरूरत नहीं। देखो प्लानिंग तुम्हारा प्रोग्रेसिव होता है, प्लानिंग तुम्हारे हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, हर तुम्हारे घर में, और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे फोन के अंदर भी इस सारे प्लानिंग काम करते हैं। सीधी सी बात है, प्लानिंग जहाँ जहाँ कुछ भी चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसको अचीव करना पड़ता है, उससे हम प्लानिंग के थ्रू अचीव करते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे होटल में प्लान होता है किस तरह से, रूम कैसे लगेंगे, जहाँ अपनी बाथरूम होंगे वो कैसे होंगे, रेस्टोरेंट कैसे बनेगा, खाना कैसे बनाएगा, स्टाफिंग कैसे होगा, डायरेक्टिंग कैसे होगा, कंट्रोलिंग कैसे होगा। तो ये हो जाएगा होटल का। अगर तुम हॉस्पिटल को देखो, हॉस्पिटल में होता है कि मरीज कैसे काम करेंगे, डॉक्टर कैसे काम करेंगे, डॉक्टर कब आएंगे, कब जाएंगे, कौन लोग डॉक्टर होंगे, कौन लोग डॉक्टर नहीं होंगे, किसने पॉलिसी लगाएंगे, ये सारे
हॉस्पिटल में भी होता है। तो सीधी सी बात है, प्लानिंग हमारे परवेसिव होते हैं, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट ही परवेसिव होती है। मैनेजमेंट ही परवेसिव है तो प्लानिंग तो परवेसिव होगा ही ना। चलो फिर दूसरा देखते हैं, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होते हैं। गोल ओरिएंटेड प्लानिंग तुम कब करते हो? जब तुम्हारे पास कोई गोल होता है, जब तुम्हारे पास कुछ चीजें होती हैं जिसे तुम्हें अचीव करनी है। तो हमारे पास क्या चीज थी? 98.5% जिसे हम अचीव करनी है 12th की बोर्ड। तो ये हमारा गोल होता है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्लान बनाते हैं, उसे हम प्लानिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सीधी सी बात है, प्लानिंग तो पास्ट की नहीं होगी, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, ना कि प्रेजेंट की होगी ना पास्ट की होगी, सीधा फ्यूचर की। फ्यूचर की किस चीज में? कि आने वाले क्वार्टर में हमारे जो सेल्स 10% अभी है उसको हम बढ़ाकर 30% कर देंगे। ये एक अनसर्टेन है, इसलिए इसको हम परमानेंट नहीं बोलेंगे कि काम करेगा ही करेगा। इसमें तुम्हारा प्लान काम करेगा भी और प्लान काम नहीं करेगा भी। तो मानो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें आने वाले 3 महीने में इसको 30% से 40% कर देना है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन 40% कर देना है या फिर सेल्स 40% कर देना है। तो अगर इसने 40% आने वाले क्वार्टर में कर दिया तो ये हमारा प्लानिंग सक्सेसफुल कराएगा। अगर नहीं कर पाया तो हमारा प्लान फेल हो गया, फिर हम दूसरा प्लान बनाएंगे। खत्म। एक और आ जाता है, क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज अ परवेसिव प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि इसमें कॉस्ट बहुत लगता है। कॉस्ट लगता ही है ना, जब तुम प्लान करोगे तो उसमें कॉस्ट लगेगा ही। इंटेलेक्चुअल हो गया तो ये में ओवरऑल फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएंगे। लिमिटेशन किसे कहते हैं? प्लानिंग का लिमिटेशन क्या क्या है? लिमिटेशन भी देख लेते हैं, 2-3 लिमिटेशन है, उसको भी देख लेते हैं। लिमिटेशन पहला, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा हो जाएगा कॉस्ट। तीसरा हो जाएगा इसका नॉट क्रिएटिव। और एक और लिख लेते हैं जिसमें हम लिमिटेशन क्या कह सकते हैं कि प्लान का उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। हमने तुम्हें बताया कि प्लान करने के लिए हमें लंबे समय तक का टाइम चाहिए होता है। मान लो 1 साल से कोई प्लान कर रहा है, वो किस लिए? क्योंकि हमारे फ्यूचर में आने वाले 100 साल को प्रिडिक्ट कर सके। 1 साल का प्लान आने वाले 100 साल को प्रिडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल समझो तुम कि जब भारत आजाद हुआ था तब संविधान लिखाया गया। संविधान किसके बेस पर लिखाया गया? फ्यूचर के बेस पर। तो संविधान में जितने भी कानून लिखाए गए हैं वो सारे हमारे फ्यूचर को देख कर लिखे गए हैं। तो ये जो 1 साल का प्लानिंग हुआ था संविधान को लिखते समय, ये हमारे आने वाले 100 सालों तक के लिए काम करेगी। तब हम इसे कह सकते हैं प्लानिंग, यह हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होती है और इसे हम बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं। पहला हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। दूसरा कॉस्ट वेस्टेज, यानी कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगती है। जब तुम प्लान करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को और अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई प्लानर और या फिर कोई मैनेजर ऐसा नहीं है जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्लान बना सके, तो तुम अपने लिए एक्सपीरियंस बंदे को लाओगे ताकि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अपना प्लान बनाए। और वो तुम्हारे लिए प्लान कब बनाएगा? जब तुम उसे पैसे दोगे तब। और इसलिए प्लान भी तुम्हारे कॉस्ट को इफेक्टिव कर सकती है। तो ये कॉस्ट हो जाएगा। फिर नो क्रिएटिव थिंकिंग। तुमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कि प्लानिंग तुम्हारे टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ना कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो
जो मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल है उसकी क्रिएटिव थिंकिंग तो जग गई ना, क्योंकि ये जितने भी प्लान बना रही है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बना रही है। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट बना रही है उसी का आइडिया लगेगा, उसी का सारी चीजें लगेंगी। लेकिन जो मिडिल लेवल है और जो बिलो लेवल है उसका तो क्रिएटिव थिंकिंग वेस्ट हो जाएगा ना। अगर उसके पास अच्छी आइडिया भी होंगे तो वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है प्लान के अंदर, और वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाई है वो उसी को फॉलो करते रह जाएगा। नॉट क्रिएटिव थिंकिंग होगा और नो चेंज इन द प्लान में फिर तुम चेंज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, चलो मानो हमारा गोल है, राज का गोल है 98.5% लाना। इसने एक साल का पूरा प्लान बना लिया। अब तुम सोचो इसमें रेस्ट्रिक्शंस तो आएंगे ना। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस आएंगे? पहला, मोबाइल आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, फ्रेंड्स आ जाएगा, मानो और कुछ क्या ले सकते हैं, चलो इतना ही लेते हैं। तो इसका गोल तो 98.5% है, बट इसके एक साल के अंदर में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि तुम मोबाइल भी देख सको, टीवी भी, फैमिली भी, फ्रेंड्स से बात भी कर सको। और अगर तुम मानो इस पढ़ने के लिए हमने रखा था 8 बजे टाइम, लेकिन 8 बजे तुम्हारे फ्रेंड ने कॉल किया कि हमारे बर्थडे पार्टी में आ जाओ, तुम बर्थडे पार्टी में आ जाओ, तो क्या तुम उसके बर्थडे पार्टी में जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा गोल है 98.5% और तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए उसी प्लान में जहां तुम पढ़ोगे उसको छोड़कर तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हम बाद में आएंगे, कि हम आएंगे कि नहीं। तुम ये बोलना कि अभी हम काम कर रहे हैं, हम अगर फ्री होंगे तब आ सकते हैं। एक बात याद रखना कि जब तुम प्लान को कर लो और उसके बाद जब तुम एक्शन में आते हो तो उस प्लान को कभी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे इसमें हुआ कि इसने टाइमिंग तो रखा था पढ़ने का 8 बजे, और 8 बजे तुम्हारे फ्रेंड का कॉल आया कि हमारा बर्थडे है तो मेरे सामने आ जाओ, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। लेकिन तुमने नहीं किया क्योंकि तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो रहा है। तुमने बोला कि हम बाद में आएंगे जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब, और यही हमारा कहेगा टू नो चेंज इन प्लान। तुम प्लान में कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते हो अपने हिसाब से। हमारा लिमिटेशन हो गया। चलो अब देखते हैं इम्पोर्टेंस। प्लान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, इम्पोर्टेंस क्यों है? तुम खुद सोचो कि प्लान हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारे प्लान एक डायरेक्शन देती है, क्योंकि प्लान अनसर्टेनिटी रिस्क को कम कर देती है, क्योंकि हमारे कॉस्ट इफेक्टिव वर्क्स को लूज कर देती है, क्योंकि हमारे जितने भी अनएक्टिव वर्कर थे उसको एक्टिव कर देती है, डायरेक्शन दे देती है, क्योंकि हमारे कॉस्ट को बढ़ा देती है, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देती है। सीधी सी बात है, जब हम प्लान करेंगे तो हमारे इतने सारी चीजें काम आएंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से। पहला आ जाएगा इंक्रीज नॉन एक्टिविटी। दूसरा आ जाएगा डिक्रीज रिस्क। तीसरा आ जाएगा क्या? गिव डायरेक्शन। और पांचवा आ जाएगा यूटिलाइज रिसोर्सेस। देखो, इंक्रीज एक्टिविटी, जब तुम प्लान बना लेते हो तो हमारे जो अनवांटेड एक्टिविटीज थे, जैसे तुमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, क्या था बताओ? फैटिटियस में और मूवमेंट मेथड, मोशन मेथड, ये सारे पढ़े थे ना। तो उसमें तुम्हारे लिए क्या हो गया था कि तुम
किसी भी एम्प्लॉय का मोशन देखो, तुम किसी भी एम्प्लॉय का फैटिग टेस्ट देखो कि वो कब थकता है कब नहीं थकता है। तो वो सीधी सी बात इसको कह रहा है कि तुम्हारे एक्टिविटी को बढ़ा देगा, तुम कैसे काम करोगे, किस लिए काम करोगे और किसके लिए काम करोगे ये बताता है। इसलिए तुम्हारे एम्प्लॉय का ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा, रिस्क को कम कर देता है। देखो जो तुम्हारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर क्या है, मानो हमें लाना है 98.5% लाना है, लेकिन तुम्हारा ये जो फ्यूचर है अनसर्टेन है, तुम्हारा फ्यूचर अनसर्टेन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इसलिए तुम इस प्लान को इस तरह से लगाओ कि ये तुम्हारे रिस्क को कम कर दे और 90% तुम्हारा बच जाए कि हाँ, और 10% ही तुम्हारा है ना। सीधी सी बात है, 90% हाँ होनी चाहिए। और यही हमारे प्लानिंग को कहता है कि प्लान हमारे रिस्क को कम कर देती है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा आ जाएगा, प्लान हमारे रिस्क को कम कर देते हैं, ये हमें एक डायरेक्शन देती है। प्लान हमने तुम्हें शुरू बताया था ना कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है। पहले गोल को अचीव करने के लिए एक टारगेट बनाओ, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, कंपेयर करना है और डायरेक्शन ढूंढना है, और उसके बाद प्लान को एक्वायर करना है और फिर देखना है कि प्लान सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यही बताता है कि प्लान हमें डायरेक्शन देती है कि कैसे, कब, कौन क्या करेगा। आप याद है यूटिलाइजेशन रिसोर्स। सीधी सी बात है, जब तुम प्लान बनाओगे तो तुम्हारे रिसोर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, और तुम कौन से रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सीधी सी बात है कि बोल सकते हैं कि हमारे प्लान को ये अचीव करने में मदद करती है, क्योंकि हमारे रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है और उस रिसोर्स को इफेक्टिवली डालना, इफेक्टिवली यूज करना हमारे प्लानिंग का एक हिस्सा कहलाता है। तो इंपॉर्टेंस हो गया इंक्रीज एक्टिविटी, डायरेक्शन रिस्क, गिव डायरेक्शन, यूटिलाइजेशन रिसोर्स। चलो अब देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस तो उनको हमने पहले ही बता दिया कि प्लानिंग किसे कहते हैं। उसमें प्रोसेस क्या था, पहले हमने गोल लगाया 98.5%, दूसरा हमने बुक ढूंढा मान लो, फिर तीसरा हमने चैप्टर्स ढूंढा को कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मानो 10 20। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन करेगा, राज करेगा। फिर हमने इम्प्लीमेंट किया प्लान को, और फिर हमने किया इन सबको चेक कि प्लान सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये हमारे पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, और तुम्हें हम पहले बता देते हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप्स का होते हैं? प्लान 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल यूज प्लान, दूसरा क्या स्टैंडर्डाइजेशन वाला। तो सिंगल यूज समझते हैं। सिंगल यूज प्लान, इसका मतलब ये हो रहा है सिंगल यूज प्लान को तुम एक बार ही यूज कर सकते हो, और उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगे, तो तुम्हारे बजट आ जाएंगे, तुम्हारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। जैसे तुम समझो तुमने प्लान बनाया किसी भी प्रोग्राम्स का कि तुम दिल्ली में जाकर प्रोग्राम करोगे, तुम दिल्ली में जाकर कोई भी ऑडिटोरियम में स्पीच दोगे, तुम प्रोग्राम सेट कर दिए। अब उसे तुम चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सारे लोगों को पता चल गया है कि तुम ये करने वाले हो। तो ये तुम्हारे प्लान को एक लिमिटेशन कर देता है कि तुम इसे वापस नहीं बदल सकते हो। तो इसका हो जाएगा क्या, प्रोग्राम, और दूसरा हो जाएगा बजट। बजट तुम अगर एक बार लगा दिए तो उसे तुम चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तो समझो जियो ने बजट लगाया 22,000 करोड़ का कि पूरे इंडिया में जियो टावर लगेगा। अब तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बजट उस टेंडर के पास चला गया है जो उस टावर को लगाएगा। तब तुम बजट को चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं सिंगल यूज प्लान। दूसरा आता है स्टैंडर्ड या फिर सर्टेन, और या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं A, B, C, D,
A standing use plan. वैसे तो इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान जिसे हम एक बार सिर्फ यूज करेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर करना होगा तो पूरा प्लान को चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा स्टैंडिंग यूज प्लान, स्टैंडिंग का तुम सीधा सी मतलब समझ रहे हो कि टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से या फिर किसी और चीज के हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। चलो देखते हैं कैसे। पहले आ जाएगा पॉलिसी, दूसरा आ जाएगा रूल्स, तीसरा आ जाएगा मेथड्स, चौथा आ जाएगा प्रोडक्शन। और भी कुछ चीजें हैं, अगर है तो बोलो। और भी चीजें ऑब्जेक्टिव या फिर स्ट्रेटेजी। ये सारे चीज तुम्हारे स्टैंडर्ड यूज प्लान में आएंगे। तुम पॉलिसी को चेंज कर सकते हो ना, जब तुम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो तो उसमें एक पॉलिसी बनाते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तुमको एडमिशन कराने होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले तुम्हें इंटरव्यू देनी होगी, हायरिंग करवानी होगी। तब जब तुम हायरिंग करवाओगे तो तुम्हारे ओवरऑल चीज़ों को देखी जाएगी और फिर तुम हमारे बिजनेस में इंटरफेरेंस कर सकते हो। तो पहले तुम पॉलिसी बनाते हो कि हमें हायरिंग करनी पड़ेगी, रूल्स। हायरिंग करने के बाद तुम रूल्स देखते हो कि हमें इस बिजनेस में क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो जैसे मानो तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, या फिर तुम्हें किसी भी चीज़ को गाली गलौज नहीं, या फिर तुम किसी भी को भी अपने से नीचे नहीं कर सकते हो, या सीधे से बोल कास्ट, ठीक है। फिर मेथड, तुम अपना प्रोडक्शन मेथड को चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर तुम इसे चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम के हिसाब से। मेथड, तुम्हारे गुड्स का किस तरह से तुम्हारे गुड्स बन रही है और कब जाकर उसमें बिकाई हो रही है। तुम अपने मेथड्स को भी चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव को भी चेंज कर सकते हो और स्ट्रेटेजी को भी चेंज कर सकते हो। हमारा ओवरऑल प्लान सारे खत्म हो गए। डेफिनेशन हो गया, फीचर्स हो गया, लिमिटेशन हो गया, इंपोर्टेंस हो गया, प्रोसेस हो गया, टाइप्स ऑफ प्लान हो गया। अब तुम्हें कुछ हम बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आएगा तुम्हारा क्या, पहला डिफरेंस आएगा मेथड्स और प्रोड्यूसर में। दूसरा आ जाएगा क्या, दूसरा आएगा पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव में। तीसरा आएगा पॉलिसी और प्रोडक्शन में। चौथा आ जाएगा क्या, चौथा आएगा रूल्स एंड मेथड्स में। पांचवा कौन से आएंगे, पांचवें आएंगे तुम्हारे रूल्स एंड पॉलिसी में। और छठा लास्ट क्या आएगा, स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में। ये तुम्हारे डिफरेंस है। अगर तुम इसे याद कर लेते हो तो तुम्हारी पूरी प्लानिंग खत्म हो सकती है। थोड़ी बहुत चीजें बता दे, नहीं, तुम्हारे लिए HW है कि तुम इसका कुछ करके दिखाओ। मेथड्स, प्रोडक्शन, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोडक्शन, रूल्स, मेथड, रूल्स, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। अगर तुम्हें रूल्स नहीं पता, पॉलिसी बहुत सारे हैं, पॉलिसी, तो तुम पॉलिसी को एक रूल में तुम कोई 3 रूल याद कर लो, उस रूल को इस पॉलिसी में सारे पॉलिसी में तुम यूज कर सकते हो। रूल्स 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हैं। फिर मेथड्स आ जाते हैं, स्ट्रेटेजी आ जाती है, तो प्रोडक्शन आ जाती है, मेथड आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे प्लान में इंटरफेरेंस कर सकती है। तुमने समझा सारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे लिए ये HW। अगर तुमने इसे बना लिया और अगर नहीं बना पाया तो हम इसे अगले क्लास में
पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देंगे और फिर बताएंगे अगले चैप्टर के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आने वाले कल के लिए हम कंट्रोलिंग के बाद क्या आता है, सॉरी प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, तो ऑर्गेनाइजिंग को देखना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।